हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों एवं आदरणीय पाठकों, सभी को मेरा यथोचित अभिवादन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने अभी तक ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा, ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर पढ़ा। और आज हम प्रमुख जो नारी पात्र 3 बताए थे हमने, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा, तो मंदाकिनी का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, हम लोग मंदाकिनी का चरित्र चित्रण जो हमने नोट्स बनाए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी नाटक की दूसरी प्रमुख नारी पात्र है। जैसा कि हमने बताया था, मंदाकिनी नाटक में एक काल्पनिक पात्र है। नाटक में उसे रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन के रूप में चित्रित किया गया है। नाटक में जहाँ जहाँ भी उपस्थित होती है, अपने विरोधी स्वर से रामगुप्त को हतप्रभ कर देती है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को अपने वचनों से उत्साहित करती है। वह ध्रुव स्वामिनी के जीवन की गति को आगे बढ़ाती है। कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ वो ध्रुव स्वामिनी की बातों पर को बल देते हैं। वह अपने हृदयगत भाव के शाब्दिक प्रसार का मार्ग निर्दिष्ट करती जान पड़ती है। इतना होते हुए भी उसका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। मंदाकिनी के चरित्र गति विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मंदाकिनी को अपने कर्तव्य का पूरा पूरा ध्यान है, कर्तव्य परायण है वो, तो उसे अपने कर्तव्य का पूरा पूरा ध्यान है। वो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा करती हुई कहती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपने कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, क्योंकि वो रामगुप्त के यहाँ काम कर रही है और उससे गलत कार्य देखा नहीं जाता है। परंतु कहती है कि मुझे हृदय कठोर करके यहाँ कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। मंदाकिनी रामगुप्त के विचारों का विरोध करती है और ध्रुव स्वामिनी तथा चंद्रगुप्त का समर्थन करती है। दूसरा उसका है देशभक्त। देशभक्त नारी थी मंदाकिनी, देशभक्त युवती है। वो रामगुप्त के कहने पर ध्रुव स्वामिनी के हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति मनोभाव को जानने का काम करती है कि जो ध्रुव स्वामिनी है चंद्रगुप्त के विषय में क्या सोचती है। इसको रामगुप्त को यही लगा रहता था, इसीलिए वो उससे काम करवाता था, उसके हृदय को था लेने के लिए। परंतु वास्तव में वह एक देशभक्त होती है। जब उसे शिखर स्वामी और रामगुप्त की बातों को सुनकर लगता है कि उन्होंने अपने देश और परिवार का गौरव दांव पर होना चाहिए, यहाँ पर दांव पर लगाने का फैसला कर लिया है, तो उसका खून जो है वो खौल उठता है और वो सोचने लगती है, भयानक समस्या है। मूर्ख ने स्वार्थ के लिए समाज के गौरव को सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। अब दूसरा उसका विशेषता क्या थी? निर्भीक थी। मंदाकिनी एक निर्भीक युवती है। वो बोलते समय किसी से भयभीत नहीं होती। साहस उसमें कूट कूट के भरा है। यही कारण है कि परिषद के सामने, परिषद माने सभा के सामने, अपने विचारों को रखते हुए रामगुप्त उसे डराने लगता है। वो जो विचार रखती है, अपने जो सही विचार होते हैं, तो रामगुप्त उसे डराता है। तो कहती है, राजा का भय मंदा का गला नहीं काट सकता। मंदाकिनी, मंदा कहा उन्होंने। तुम लोगों में यदि कुछ बुद्धि होती तो ये अपनी कुल मर्यादा नारी की शत्रु के दुर्ग में ना भेजते। उसको भेज रहे थे ध्रुव स्वामिनी को। तो उसके लिए कहती हैं, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति माने जो अंदर से इच्छा होती है, ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज्य को तिलविश किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। माने कलुषित किया है। अब वो मर्यादा की रक्षक थी। मंदाकिनी अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाली, उसके लिए उसे किसी से भय नहीं था। वो गुप्त वंश के गौरव को मर्यादा में ही नहीं अपना गौरव समझती थी। जो
वंश की मर्यादा थी, गौरव था, उसी को अपना मर्यादा समझती थी। समुद्रगुप्त के विधान की रक्षा करना वह कर्तव्य समझती थी। राजा कब है, मंदा का गला नहीं उड़ सकता, मंदा होना चाहिए, मंदा, मंदा मंद मंदाकिनी। तुम लोगों से ये बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु को दुर्ग में यूं ना भेजते। यहाँ पर बोलती वो फिर से, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके अधिकारों से वंचित नहीं किया, परंतु तुम लोगों को कुलषित कलविश ने लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त के विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज्यकालीन किया है, राज को कलुषित किया है, उसे दंड मिलना चाहिए, ऐसा वो बोलती है। फिर है न्याय की समर्थक मंदाकिनी। न्याय के लिए लड़ने वाली युवती है, वो आपत्ति में ज्ञान का मार्ग दिखाने वाली है। चंद्रगुप्त को अपने अधिकारों के प्रति उदासीन देखकर उसे उत्साहित करती है। राजा और अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उसे राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य कैसी व्यवस्था है, राजा की वो विरुद्ध थी, फिर भी राजा था, इसकी रक्षा करनी चाहिए। तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत। वो कहती है कि जो चंद्रगुप्त है, तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक हो, ले रहे हो, और महादेवी आत्महत्या करने जा रही है। फिर ये हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो। वो कहती, समझाती है दोनों को कि एक बार परीक्षा करके देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। माने युद्ध करो और जो है अपनी ध्रुव स्वामिनी और उनको मत दो, सामंत की पत्नियों को मत भेजो वहां पर। भक्त निर्भीक। अब आए आपका न्याय की समर्थक। मंदाकिनी न्याय के लिए लड़ने वाली युवती है, वह आपत्ति में ज्ञान का मार्ग दिखाने वाली। चंद्रगुप्त को अपने अधिकारों पर उदासीन देकर उसे उत्साहित करती है। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उसे राजा की रक्षा होनी चाहिए। ये हमने आपको बताया भी। तुम प्रेरणादायी। मंदाकिनी देशभक्त और निर्भीक होने के साथ साथ प्रेरणादायी भी है। वो ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों को ही अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करती है। प्रथम अंक के प्रारंभ से ही वो ध्रुवस्वामिनी को अपने प्राणों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। चंद्रगुप्त को उसके कर्तव्य को याद दिलाते हुए कहती है, वास्तविक प्रेरणा और कर्तव्य की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि जब आपको क्या करना चाहिए। यही नहीं, वह प्रज्ञा गीत गाकर सामंत कुमारों को भी शकरात के युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। वो जो शकरात के युद्ध के लिए वो प्रेरणा देती है प्रज्ञा गीत गा करके। यही नहीं, वो प्रज्ञा गीत गा करके सामंत कुमारों को भी शकरात युद्ध के लिए प्रेरित करती है। अब जो सातवां ये विशेषता है मंदाकिनी की, मंदाकिनी ने ध्रुवस्वामिनी के समान नारी की दयनीय दशा पर की आवाज उठाई है, पुरुषों के समान उनके अधिकारों की मांग की है। वह नारी जाति की दयनीय दशा को व्यक्त करती हुई कहती है, स्त्रियों के बलिदान का कोई तुलना नहीं है। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्भर और अवलंब को खोजने वाले हाथों से वह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है। वह सदैव उस पर तिरस्कार घृणा की भिक्षा से उपकृत करता है पुरुष। तब भी वो बाबली मानती नहीं। मतलब वो बाबली मानती है, माने प्रश्न कर रही, क्या बाबली वो मानती है? क्या पागल स्त्री मानती है? मंदाकिनी न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करके सभी व्यक्तियों को कर्तव्य का आदेश देने वाली है। वह निर्भय और बुद्धिमान है। चंद्रगुप्त के निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मंदाकिनी ध्रुवस्वामिनी नाटक की एक काल्पनिक पात्र है। वह सम्राट रामगुप्त की बहन के रूप में नाटक में आई है। वह अपने न्याय, बुद्धि और निर्भीकता एवं कार्यकुशलता के से नाटक की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है। न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करने के लिए वह राजनीतिक प्रपंचों में पड़ती है, क्योंकि उसे अपने राज्य के लिए कुछ करना था। इसमें उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। इससे उसके स्वभाव की निष्प्रहता भी स्पष्ट होती है, व्यक्त होती है। इस प्रकार से मंदाकिनी का नाटक इस पर मंदाकिनी का चरित्र नाटक में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
वह दुर्स्वामी तथा चंद्रगुप्त को उनके वास्तविक कर्तव्य के लिए प्रेरित कर नाटक को उत्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसका जो है वह नाटक को उत्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो विद्यार्थियों, ये आपका जो मंदाकिनी का चरित्र चित्रण था, आप इसको अपने, वैसे तो कहानी इस पे सुन लेंगे, काफ़ी अच्छा आपको याद हो जाएगा। और हेडिंग्स वगैरह नोट्स जो बनाए हैं उसमें हेडिंग नोट्स कर लीजिए और हेडिंग के आधार पर आप इसको सुनिए। सुनने के बाद आपका जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो आप लिख कर भी देखिए, उससे आपको जो लिखने की क्षमता है वो आती है। और दिमाग में जब जोर डालेंगे आप हेडिंग के अनुसार तो बुद्धि भी तीव्र होती है, जितनी आप बुद्धि से कार्य लेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।